हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली टारगेटेड। आज हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में। ये हम लोग का इकोनॉमिक्स का क्लास सेकंड है, यानी कि क्लास नंबर 2 है। ठीक है, पहला क्लास में हम लोगों ने देखा था संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, और भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट जो है संगठित क्षेत्र को बढ़ोतरी को लिए क्या क्या उपाय कर रही है। ये सारे चीज़ों को हमने फर्स्ट क्लास में देखा था। ये हम लोग का सेकेंड क्लास है। ठीक है, तो सेकेंड क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी कि अर्थव्यवस्था के कितने कितने क्षेत्र हो सकते हैं या हो सकते हैं क्या, मतलब अर्थव्यवस्था के कितने कितने क्षेत्र हैं, इस सब विषय में हम देखेंगे। ठीक है, कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हम किसके आधार पर देखेंगे, ये भी तो सबसे पहले देख लें कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हम देखेंगे कि गतिविधियों के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, कि पहला चीज़ हम देखेंगे गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसमें हम पहला चीज़ देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि पहला क्षेत्र। ठीक है, जिसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या 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 चीज़ें आती हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, कि यह आर्थिक गतिविधियाँ की आरंभिक अवस्था है। यह आर्थिक गतिविधियाँ की कौन सी आरंभिक, यानी कि शुरुआत की अवस्था है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र जो है यह आर्थिक गतिविधियाँ की कौन सी आरंभिक अवस्था है। कौन सी आरंभिक, यानी कि पहली अवस्था है। ठीक है, दूसरी बात इसमें बोलता है कि इस क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में जो कार्यरत व्यक्ति हैं, यानी कि जो काम करते हैं इस क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में, वो क्या करते हैं, वो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, जो भी कार्यरत व्यक्ति होते हैं, कार्यरत व्यक्ति हैं, वो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे प्राकृतिक संसाधनों में कौन सा हो जाएगा, जैसे मिट्टी, पानी, हवा इत्यादि। ठीक है, मिट्टी प्राकृतिक है, पानी भी प्राकृतिक है, हवा भी प्राकृतिक है। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज़ हो जाएगा, जैसे लकड़ी भी हो जाएगा, लकड़ी, और भी बहुत सारा चीज़ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ देख लिया। अब तीसरा चीज़ कहता है कि प्राथमिक क्षेत्र में कि इस क्षेत्र की गतिविधियों का उत्पादन कच्चा माल होता है, यानी कि इस क्षेत्र की गतिविधियों का उत्पादन कौन सा होता है, कच्चा माल होता है। क्या होता है, कच्चा माल होता है। ठीक है, इस क्षेत्र में शारीरिक श्रम की अधिकता होती है। इस क्षेत्र में क्या होता है कि शारीरिक श्रम की अधिकता होती है, यानी कि शारीरिक श्रम के द्वारा ही इस क्षेत्र में काम किया जाता है। शारीरिक श्रम को ज़्यादा इस क्षेत्र में इम्पोर्टेंट दिया जाता है। ठीक है, और क्या होता है, और उत्पादन का मौद्रिक मूल्य बहुत कम होता है। और जो उत्पादन होता है, माने आप काम किए और जो भी चीज़ उत्पादन किए उसका मौद्रिक मूल्य, यानी कि जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा वो बहुत कम होता है। ठीक है, शारीरिक श्रम ज़्यादा होगी लेकिन मौद्रिक मूल्य जो होगा वो बहुत ही कम होगा। प्राथमिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, इस क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता बहुत कम होती है, यानी कि शैक्षणिक योग्यता, यानी कि वो व्यक्ति बहुत ही कम पढ़ा लिखा होता है। ठीक है, इस क्षेत्र में कार्यरत जो व्यक्ति है उसकी शैक्षणिक योग्यता जो होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि वो व्यक्ति बहुत ही कम पढ़ा लिखा होता है, क्योंकि वो शरीर से काम करता है ना। शारीरिक श्रम की अधिकता होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया क्या है, शारीरिक श्रम की अधिकता होती है, और इसमें क्या होता है कि शैक्षणिक योग्यता उसको कम होगा, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता कम होगा तभी तो शरीर से मेहनत करेगा। अगर उसके पास पढ़ा लिखा रहेगा तो कहीं जॉब करेगा। ठीक है, जैसे कौन कौन चीज़ हो जाते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, जैसे कृषि हो जाएगा, उत्खनन हो जाएगा, मत्स्य पालन। मत्स्य पालन आप समझते हैं, यानी कि मछलियों को पालना, यानी कि मछलियों को पालने की प्रक्रिया को कहते हैं मत्स्य पालन। ठीक है, इत्यादि। ठीक है, तो आपको पहला चीज़ क्या समझ में आया कि प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र आपको समझ में आया कि उत्पादन का जो मौद्रिक मूल्य होता है बहुत कम होता है, शारीरिक श्रम की अधिकता होती है, और इसका जो कच्चा माल को तैयार किया जाता है, यानी कि प्राकृतिक के संसाधनों पर ये निर्भर रहती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम प्राकृतिक क्षेत्र। ठीक है, सॉरी प्राकृतिक नहीं, प्राथमिक क्षेत्र, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र समझ में। चलिए अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे कि अच्छा, इसमें नोट भी देख सकते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों को रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। इस प्रकार की गतिविधियों को बहुत सारा एग्जाम में पूछता है कि रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, आती हैं।
ठीक है। इस प्रकार की गतिविधियां को क्या कहा जाता है, रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेड कॉलर जॉब, यानी कि लाल रेड कॉलर जॉब, यानी कि मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, ईंटा समझिए ईंटा ढोएगा, शारीरिक श्रम कर रहा है तो उसका कॉलर रेड हो जाएगा ना, लाल हो जाएगा ना, तो इस प्रकार की गतिविधियों को रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। ठीक। अब द्वितीय से यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, द्वितीय सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, इस क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग आते हैं जो कच्चे माल को तैयार माल में करते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में क्या होता है कि विनिर्माण उद्योग आते हैं। विनिर्माण यानी कि फिर से निर्माण, विनिर्माण का मतलब क्या होगा कि फिर से निर्माण। इस क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग आते हैं जो कच्चे माल को, जो कच्चे जो माल होते हैं, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग जो देखा कि हवा पानी से जो भी चीज़ हमको प्राप्त हुई है कच्चे माल, उसको तैयार माल में बदलते हैं। क्या बदलते हैं, तैयार माल में बदलते हैं। यानी कि सेकेंड सेक्टर कहता है, द्वितीय सेक्टर कहता है कि इस क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग आते हैं जो कच्चे माल जो होते हैं उसको तैयार माल में बदलते हैं। जो कच्चे माल होते हैं उसको कौन सा माल में बदलते हैं, तैयार माल में बदलते हैं, यानी कि उसको कच्चे माल को किसी प्रोडक्ट के रूप में वो बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं। उदाहरण के लिए चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, यानी कि उदाहरण के लिए आप देख लीजिए चीनी उद्योग यानी वस्त्र उद्योग, यानी कि चीनी की फैक्ट्री और वस्त्र की फैक्ट्री। जैसे चीनी गन्ना से बनता है, तो गन्ना जो है प्राकृतिक संसाधन से लिया गया और उसको फैक्ट्री में लगाकर उससे चीनी बनाई गई ना, तो इसको कहा जाएगा कि द्वितीय सेक्टर के अंदर आता है। जैसे चीनी कोई भी उद्योग होगा वो कौन सा सेक्टर के अंदर आएगा, वो द्वितीय सेक्टर के अंदर आएगा। ठीक है, उद्योग कितना कौन सा सेक्टर के अंदर आता है, वो द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयाँ का मतलब होगा कि फैक्ट्री, विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की जाती है, यानी कि स्थापित की जाती है, इसीलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अच्छा, इसमें विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियाँ को स्थापित किया जाता है, इसीलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी, यानी कि इसे द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र की गतिविधियां को ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है। कौन सा, पहला वाला हम लोग क्या देखे थे, रेड, ईंटा धोया तो उसका रेड हो गया कॉलर ढोते ढोते, और इस क्षेत्र में गतिविधियां को ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है। कौन सा कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब। इस क्षेत्र की गतिविधियां यानी कि सेकंड वाले को क्या कहते हैं, ब्लू कॉलर जॉब। ठीक है, अब हम बात कर देंगे तृतीय क्षेत्र की, किसकी, तृतीय क्षेत्र यानी कि तीसरा क्षेत्र। ठीक है, तृतीय क्षेत्र की बात करेंगे। ठीक है, कि इस क्षेत्र की गतिविधियों में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता। अच्छा, इसमें बोलता है इस क्षेत्र की गतिविधियों में क्या होता है कि किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है, यानी कि किसी वस्तु को तैयार नहीं किया जाता है। तो फिर क्या होता है, इस क्षेत्र की गतिविधियों में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है। ठीक है, बल्कि यह क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है। अच्छा, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र जो है उसको सहायता प्रदान करता है। तो सहायता किस रूप में प्रदान करेगा भाई, यानी कि पहला क्षेत्र से तो मान लो हम गन्ना ले लिए प्राकृतिक के से, दूसरे में हम क्या उसको फैक्ट्री में डालकर चीनी बना दिए, तो तृतीय में क्या हुआ कि जब चीनी बन गया तो उसको सप्लाई भी तो करना पड़ेगा, उसको मार्केट में सेल भी तो करना पड़ेगा। तो पहला और द्वितीय का क्या करता है, ये सहायता प्रदान करता है। क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। ठीक है, इसकी गतिविधियाँ किसी वस्तु पर उत्पादन नहीं किया जाता है, यानी कि इसमें किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है, बल्कि यह क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है। ठीक है, जैसे बैंकिंग हो गया, बीमा होगा, परिवहन हो गया। ठीक है, जैसे बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम तृतीय क्षेत्र में रखेंगे। ठीक है, इस क्षेत्र की गतिविधियां को वाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। इसका थोड़ा काम करने का लेबर थोड़ा स्टैंडर्ड क्वालिटी का है ना, पहला और दूसरी की मदद कर रहा है ना, तो इसको वाइट। और आप भी देखे होंगे कि बहुत सारे जो अपर लेवल के लोग होते हैं, यानी कि पढ़े लिखे, वो वाइट ही शॉर्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो कार्यशैली है वो थोड़ा अपर लेवल की है, तो इसे वाइट कॉलर जॉब कहा जाता है, इसे वाइट कॉलर जॉब कहते हैं। ठीक,
अब हम बात करेंगे चतुर्थ क्षेत्र यानी कि चौथे क्षेत्र की। 2-3 क्षेत्र देख लीजिए, पहला प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। अब हम बात करेंगे चतुर्थ क्षेत्र की, ठीक है। यह ज्ञान आधारित उद्योग है, यानी कि यह ज्ञान पे आधारित उद्योग है। इसमें अनुसंधान एवं विकास आते हैं। अच्छा, इसमें अनुसंधान एवं विकास आते हैं, यानी कि विकास एंड डेवलप को बात कर रहा है। इसमें अनुसंधान एवं विकास आते हैं, मतलब समझ में नहीं आया। जैसे बड़े यूनिवर्सिटी, अच्छा अनुसंधान एवं विकास, जैसे बड़े यूनिवर्सिटी वैज्ञानिक, बड़े अस्पताल के डॉक्टर, ठीक है, अकाउंट्स यानी कि सीए, निवेश संबंधी सलाह देने वाले, ठीक है, इसे भी वाइट कॉलर जॉब कहा जाता है, ठीक है। यानी कि चतुर्थ में बात कर रहा है कि यह ज्ञान आधारित उद्योग है, ठीक है, यानी ज्ञान इसमें जरूरी है। मान लीजिए डॉक्टर है, ठीक है, तो डॉक्टर के पास तो ज्ञान होगा, ठीक है, तो इसलिए बोलता है कि चतुर्थ में कि यह ज्ञान आधारित उद्योग है, ठीक है, ज्ञान आधारित उद्योग है। इसमें अनुसंधान एवं विकास आते हैं, ठीक है, जैसे बड़े यूनिवर्सिटी हो गया, वैज्ञानिक हो गया, बड़े अस्पतालों के डॉक्टर, ये सारे जो चीज़ हो गए वो चतुर्थ में आएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि पंचम क्षेत्र यानी कि फिफ्थ सेक्टर। पंचम क्षेत्र यानी कि फिफ्थ सेक्टर, पंचम क्षेत्र यानी कि फिफ्थ सेक्टर, ठीक है। इस क्षेत्र के अंतर्गत उन गतिविधियों को शामिल किया जाता है। कौन कौन सी गतिविधियों को शामिल किया जाता है कि इस क्षेत्र के अंतर्गत उन गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिसमें उच्च स्तरीय निर्णय लिए जाते हैं, जिसमें उच्च स्तरीय निर्णय लिए जाते हैं। जैसे बड़े कंपनी के सीईओ यानी कि चीफ एजुकेटिव ऑफिसर, जैसे उच्च स्तरीय निर्णय लिए जाते हैं, उसको पंचम यानी कि पंचम क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है, पंचम क्षेत्र। सरकारी जो पदाधिकारी होते हैं, ठीक है, वित्तीय और कानूनी सलाहकार जो होते हैं, उच्च स्तरीय वैज्ञानिक होते हैं, उनको भी हम पंचम सेक्टर में रखते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र की गतिविधियों को गोल्ड कॉलर जॉब कहा जाता है। ये गोल्ड कॉलर जॉब, गोल्ड पहला चीज़ देखे थे क्या हम लोग, रेड, दूसरा ब्लू, तीसरा वाइट, चौथा भी वाइट और पंचम गोल्ड, ठीक है। ये इसमें बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं ना, तो गोल्ड महंगा होता है, तो अगर मान लीजिए बड़े निर्णय है तो यानी कि गोल्ड भी महंगा होगा, तो गोल्ड को बेचना है, खरीदना है, तो इसके लिए बड़े बड़े निर्णय लिए जाएंगे ना, तो इसे गोल्ड कॉलर जॉब कहा जाता है इसे, ठीक है। सरकार के हिस्सेदारी के आधार पर अर्थव्यवस्था के 2 क्षेत्र हैं, ठीक है। अब बात कर रहा है कि सरकार के हिस्सेदारी के आधार पर, हिस्सेदारी का मतलब क्या समझे, किसमें किसका हिस्सा होगा, ठीक है। जैसे आप 5 भाई हैं तो आपने अलग रहने का निर्णय ले लिया, सपोर्ट डेट मान लीजिए, तो उसमें किसका कितना हिस्सा होगा तो वो डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए बोल रहा है कि सरकार के हिस्सेदारी के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। वो पहला चीज़ हम लोग क्या देखें, गतिविधियाँ यानी कि काम करने का तरीका, ठीक है। गतिविधियाँ का मतलब होता है काम करने का तरीका, पहला चीज़ हम लोग देखे थे। दूसरा चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं कि सरकार के हिस्सेदारी के आधार पर अर्थव्यवस्था के 2 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं, 2 क्षेत्र होते हैं, सार्वजनिक एवं निजी, यानी कि सार्वजनिक एवं निजी यानी कि प्राइवेट एंड सार्वजनिक एवं निजी, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र पहला चीज़ देख लेते हैं, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र देख लेते हैं। ऐसे उद्योग जिसमें सरकार की हिस्सेदारी, ऐसे उद्योग यानी कि ऐसी कंपनियां और ऐसी फैक्ट्रियां, ऐसे उद्योग जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से अधिक हो, उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट की जो भी फैक्ट्रियां होंगी और चाहे जो भी फैक्ट्रियां, उसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी जो है 51% से अधिक है, यानी कि 51% से ज़्यादा हो तो उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं, यानी कि सार्वजनिक सेक्टर कहते हैं उसको, ठीक है। जैसे भारतीय रेल को समझ में आया, सार्वजनिक सेक्टर के बारे में समझ में आया। निजी और सार्वजनिक 2 प्रकार के हिस्सेदारी होते हैं। तो सार्वजनिक बोलता है कि जिसमें गवर्नमेंट की मतलब इन्वॉल्व कितनी होगी, 51% से अधिक होगी, उसमें शामिल होगी, तो उसको कहा जाएगा कि सार्वजनिक उद्योग, ठीक है।
अब हम बात करेंगे कि निजी उद्योग की, यानी कि निजी उद्योग की, ठीक है, उसको भी देखेंगे। जबकि ऐसे उद्योग जिनमें सरकार की हिस्सेदारी एक 51% से कम हो उसे निजी उद्योग कहते। जबकि ऐसे उद्योग जिसमें सरकार की हिस्सेदारी जो है 51% से क्या हो, कम हो, क्या हो, कम हो, तो उसे निजी उद्योग कहा जाता है। कौन सा उद्योग? उसे निजी उद्योग कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पिंक कॉलर जॉब किसे कहते हैं। अच्छा, हमने ब्लू देखा, वाइट देखा, रेड भी देखा, गोल्ड भी देखा, पिंक कॉलर जॉब। पिंक कॉलर जॉब कहने का मतलब है कि ऐसी नौकरियां जो सामान्यतः महिलाओं की नौकरियां मानी जाती है। ऐसी नौकरियां जो सामान्यतः महिलाओं की नौकरियां मानी जाती है, मतलब क्या? महिलाओं की नौकरियां, ऐसी नौकरियां, सच में ऐसी नौकरियां जो सामान्यतः महिलाओं की नौकरियां मानी जाती है, उन्हें पिंक कॉलर जॉब कहते हैं। मतलब क्या यार? मतलब ये नौकरियां जो होंगी वो सिर्फ और सिर्फ सामान्यतः, सिर्फ और सिर्फ नहीं बोल सकते, गलत बात है, सामान्यतः माने अधिकतर से अधिक महिलाओं की नौकरियां मांगी जाती है। इसे पिंक कॉलर जॉब कहते हैं। जैसे कौन से हो जाएंगे? जैसे हो जाएगा नर्सेज, एयर होस्टेज, बेबी सीटर। बेबी सीटर का मतलब समझे? बच्चों का लालन पालन करने वाला। बच्चों का लालन पालन करने वाले को क्या कहते हैं? बेबी सीटर, ठीक है। पिंक कॉलर जॉब समझ में आया? ये सामान्यतः महिलाओं की नौकरियां मानी जाती है, ठीक है। जैसे बेबी सीटर हो गया, एयर होस्टेज हो गया, ये अधिकतर महिला इसको चूज करती है। और पिंक का मतलब हुआ कि लड़कियों को अधिकतर पिंक पसंद रहता है, समझ जाइए, पिंक, इसीलिए उसको पिंक कॉलर जॉब भी कहा गया होगा, ठीक है। 8 कोर उद्योग, यानी कि 8 कोर जिनके ऊपर अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। अब बात करते हैं कि 8 कोर उद्योग जिनके ऊपर अर्थव्यवस्था जो है वो टिकी हुई है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं कौन कौन से हैं। 8 उद्योगों के अर्थव्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ये जो महत्व उद्योग हैं 8, इसको अर्थव्यवस्था में अत्यधिक यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है, यानी कि महत्वपूर्ण माना गया। कौन कौन से हैं? उर्वरक, पहला चीज उर्वरक, विद्युत, स्टील, रिफाइनरी, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट और प्राकृतिक गैस। पहला चीज हो गया कि विद्युत, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विद्युत। दूसरा चीज उर्वरक, दूसरा चीज क्या हो गया? उर्वरक। और तीसरा चीज स्टील, और चौथा रिफाइनरी उत्पाद, और पांचवा कच्चा तेल। पांचवा क्या हो गया? कच्चा तेल, ठीक है। और 6 हो जाएगा कोयला या कोल, और 7वां हो जाएगा सीमेंट, ठीक है। और 8वां हो जाएगा प्राकृतिक गैस, इसको अर्थव्यवस्था में क्या कहा जा रहा है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है, क्योंकि इसके आधार पर ही अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। आप बताइए, पहला चीज़ क्या हुआ? पहला चीज़ विद्युत, दूसरा चीज़ उर्वरक, तीसरा चीज़ स्टील, चौथा चीज़ कोयला, पांचवा चीज़ सीमेंट, और छठा चीज़ क्या था? प्राकृतिक गैस, सातवां चीज़ रिफाइनरी, और 8वां चीज़ स्टील, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ थे वो जिनके ऊपर अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, ठीक है। तो आज हमने क्या चीज़ सीखा? कि गतिविधियों के आधार पर, यानी कि चाल चलन के, यानी कि काम करने के तरीका, यानी कि गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने से क्षेत्र होते हैं। तो पहला चीज़ हमने देखा था क्या? कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चौथ क्षेत्र और पंचम, यानी कि 5th। 5 सेक्टर हम लोग देखे थे, 5 क्षेत्र देखे थे। उसके बाद हम लोग देखा था कि ये पिंक कॉलर जॉब के बारे में देखे थे। उसके बाद हम लोग देखा था क्या? कि अर्थव्यवस्था के किनके ऊपर टिकी हुई है, ऐसे 8 कोर उद्योग के बारे में अब बताइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ को हम आज के वीडियो में कवर किए थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइए, मैं उसको और डिटेल में करके बहुत ही अच्छी से कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।